हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल लाइन में। इलेक्ट्रिकल लाइन में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी का जो है पेपर है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट जो पढ़ना है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। जो कि कैप्सूल जो आता है, कैप्सूल का रिवीजन जो आता है, इसमें फार्मूला रहते हैं, उसको रिवीजन करने जा रहे हैं। तो रेगुलर बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपका पूरा मेजरमेंट रिवीजन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर अगर पूरा देखते हैं तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा मेजरमेंट में और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो उसका रिवीजन कर रहे हैं और उनका भी तैयारी हो जाएगा। एग्ज़ाम 9, 10 और 11 है, 3 दिन एग्जाम है। तो हम लोग रिवीजन के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। टोटल रिवीजन करेंगे, पहले में मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का करेंगे, उसके बाद बेसिक में हो जाएगा और धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे। अभी जो खत्म हो चुका है, सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना छोड़ दिए होंगे, पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा होगा, तो उनके लिए रिवीजन चैप्टर लेकर आए हैं। जो हमेशा जैसे कि आप ग्रुप में पढ़ते हैं उसी तरह ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे। आज तो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लाइव हम लोग आएंगे और लाइव के साथ सारे लोग मिल करके रिवीजन करेंगे। जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में देख करके आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेज नंबर 1 जो कैप्सूल का है वहाँ से शुरू करते हैं और लास्ट करेंगे। और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जरूर, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। रिवीजन यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला नंबर बोल रहा है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जो करते हैं उसको कितने तरह से मेजर करते हैं हम लोग। तो मेजरमेंट को हम लोग कई तरह से करते हैं और दिखा गया, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यहाँ पे एक डायरेक्ट दिया गया, एक इनडायरेक्ट दिया गया। तो डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला में डायरेक्ट में बोल रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड ये नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, और उसको जूम करते हैं, हो सकता है नजर आ जाए। यहाँ पे देखिएगा कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड इज मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड इज इनकरेक्ट इन दिस मेथड द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर टू द अगेंस्ट ऑफ स्टैंडर्ड। ये होता है डायरेक्ट जो मेजरमेंट होता है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से रिलेट करते हैं और उससे मेजर करते हैं। ये जो होता है एक्यूरेट नहीं होता है, डायरेक्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग करते हैं एक और मेजरमेंट जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है उसके बारे में कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड इज ए एक्यूरेट मेथड। इनडायरेक्ट जो मेथड होता है वो एक्यूरेट मेथड होता है एंड मोर सेंसिटिव और सो मेथड टू मोर प्रीफर्ड। जो क्या होता है, सेंसिटिव होता है और ज़्यादातर प्रीफर्ड इसको करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो इनडायरेक्ट मेथड जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इसको ज़्यादा प्रीफर करता है। डायरेक्ट मेजरमेंट वो होता है जो डायरेक्ट बस जोड़ दिए, उसमें एक्यूरेसी नहीं होता है। एक्यूरेसी मतलब लगभग जीरो, बहुत कम होता है, एरर ज़्यादा होता है उसमें। तो डायरेक्ट को मेजर नहीं करते हैं, डायरेक्ट को ज़्यादा यूज करते हैं और इनडायरेक्ट से ही डायरेक्ट बना है। इनडायरेक्ट से ही डायरेक्ट बना है, तो ये है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट में देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कितना प्रकार के होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के पहले पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो आगे इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट में बोल रहा है कि हाँ है कि इंस्ट्रूमेंट कई तरह का होता है। तो पहला होता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में उसको कहेंगे जैसे कि 1 kg का बाट खा रहा है तो वो क्या होगा, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, डायरेक्ट उससे मेजर कर रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी कम होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जिसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंट है लगभग वो मूविंग आयरन, PMMC, इंटीग्रेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडक्शन टाइप में इंस्ट्रूमेंट होता है, जितना भी होता है सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है उसको पढ़ना है। और आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उसको बोलेंगे जैसे कि होगा डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें डायरेक्ट मेजर करता है, डायरेक्ट दिखाता है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। आगे चलते हैं, दूसरा में बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक सेकेंडरी होता है। एब्सोल्यूट उसको बोलेंगे जो प्राइमरी है, जो नेचुरली बनता है, जो नेचुरली रहता है, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब स्टार्टिंग जहां से होता है उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रिले थे, करंट बैलेंसिंग, ईटीसी जितना भी है सारा एब्सोल्यूट है, मतलब जिसको नेचुरली जो मतलब कि स्टार्टिंग में प्रीफर किया गया है। और सेकेंडरी उसको बोलेंगे जो एब्सोल्यूट से बनता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर, प्रेशर गेज, ईटीसी जितना भी है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ये जो गैल्वेनोमीटर से इसको बनाया जाता है तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो गया। आगे देखते हैं कि तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जो कि जब भी उसमें एक रीडिंग होता है, यहाँ पे एक रीडिंग होता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे कांटा लगा हुआ रहता है और ये क्या होता है, इंडिकेट करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये डिफ्लेक्शन करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे मेजरमेंट किया हुआ रहता है, तो ये डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए डिफ्लेक्शन में क्या बोल रहा है,
कि डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैविंग द लेस एक्यूरेसी, मतलब डिफ्लेक्शन टाइप जो होता है मेजरमेंट या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है लेस एक्यूरेसी होता है, लेस सेंसिटिव होता है एंड बट फास्टर रिस्पॉन्स होता है। फास्टर रिस्पॉन्स का कहने का मतलब हो गया यहाँ पे जब हम यहाँ पे लगाते हैं ये 0 हो गया, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, वहाँ 1 2 3 4 इस तरह से कर करके इनफाइनाइट तक यहाँ नीडल होता है। जैसे ही इसमें करंट का फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो ये इंडिकेट बहुत फास्ट करता है, मेजर करने में टाइम नहीं लेता है, जितना जल्दी फास्ट करंट जाएगा उतना जल्दी मेजरमेंट करेगा, तो ये मतलब कि फास्टर रिस्पॉन्स देता है, तुरंत रीडिंग करता है। जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिया गया है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ओम मीटर और मेगा, जितना भी है सारा इंडिकेट करता है। मेगर है जो रेजिस्टेंस का हाई रेजिस्टेंस का मेजर करता है, ओम मीटर है रेजिस्टेंस का लो रेजिस्टेंस का मेजर करेगा, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप ये है कि पावर को मेजरमेंट करता है। पीएमएमसी हो गया कि एमीटर वोल्ट मीटर दोनों होता है, इसका मूविंग आयरन का भी एमीटर वोल्ट मीटर दोनों होता है। यहाँ पे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? नल टाइप इंडिकेशन डजंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटीज। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है? इंडिकेशन डज नॉट मतलब इंडिकेशन नहीं करता, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी को मेजर करता है, तो वो क्या करता है? डिनोट्स नहीं करता है, मतलब दिखाता नहीं है, तो उसको बोलेंगे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव द हाई एक्यूरेसी। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हाई एक्यूरेसी होता है और हाई सेंसिटिव होता है। हाई एक्यूरेसी कहने का मतलब कि मेजरमेंट जो कर रहा है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहाँ पे जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि 1 वोल्ट यहाँ पर है तो 1 वोल्ट ही मेजर करेगा। एकदम एक्यूरेसी है कि 1 पॉइंट लगभग 1.00001 वोल्ट अगर जा रहा है तो ये एक्यूरेसी अच्छा है। और एक्यूरेसी अच्छा है तो इसका मतलब देखिए सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि लगभग 0 है 1 वोल्ट है यहाँ पे, तो 1 वोल्ट मतलब कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, यही का मतलब कहना है कि सेंस करने का तरीका। जैसे कि ये नहीं कि 1 वोल्ट यहाँ पे है तो 1 वोल्ट का थोड़ा सा आगे या पीछे दिखा दे, सेंसिटिविटी मैंने सेंस करने का तरीका होता है, तो मैंने जितना वोल्ट मेजर करना है वो मेजर करें, तो सेंसिटिविटी भी इसका अच्छा होता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल जैसे कि पोटेंशियोमीटर है और गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एग्जाम्पल जैसे दिखा देते हैं कि एक वायर होता है, वायर के जहाँ मेजरमेंट रहता है 0 से लेकर इनफाइनाइट जो भी रख देते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटिंग पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम करके ऐसे चलता है, मतलब 1 ओम के पास ले गए तो यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि इतना ही वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस मेजर करता है, वोल्टेज बाय करंट का रेशियो बता देता है, मतलब कि एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। गैल्वेनोमीटर भी उसी तरह का होता है। आगे यहाँ पे दिखा रहा है कि रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप, 2 टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग और एक इंटीग्रेटिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप उसको बोलेंगे कि जैसे कि रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग मतलब कि रिकॉर्ड करना मतलब कि स्टोर कर लेना। और इंटीग्रेटिंग का मतलब हो गया कि जो भी स्टोर हुआ, स्टोर फर्स्ट हो गया, फिर दूसरा स्टोर हुआ, फिर प्लस तीसरा स्टोर हुआ, तो ये प्लस मतलब 1 वोल्ट हो गया तो 1 वोल्ट जुड़ गया, यहाँ पे 2 वोल्ट 1 वाट का मतलब लॉस हुआ, 1 वाट आई स्क्वायर लॉस हुआ, उसके बाद 1 वाट तो लॉस हो गया, लेकिन इसके बाद दूसरे स्क्रीन में 10 वाट लॉस हो गया, तो 10 और प्लस 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 11 वाट का लॉस, मतलब कि लगातार जुड़ते जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप। जो लगातार जुड़ते जाता है उसको इंटीग्रेटिंग टाइप बोलते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि आई स्क्वायर आर लॉस हुआ, मतलब कि 10 वाट, मतलब ये रिकॉर्ड कर लिया कि 10 वाट का लॉस हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। और इंटीग्रेटिंग का मतलब कहने का मतलब हो गया, इंटीग्रेटिंग का मतलब ये हो गया यहाँ पे तो मतलब 10 वाट पहला बार लॉस हो गया तो 10 हो गया, लेकिन 10 और सेकंड बार जो लॉस हो गया मतलब 20 वाट का लॉस हो गया, तो 10 प्लस 20 जोड़ करके 30 कर दिया, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया, मतलब लगातार जुड़ते जाता है, उसको इंटीग्रेटिंग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि इंडक्शन टाइप होता है, एनर्जी मीटर जो होता है हम लोग का बोर्ड में लगा हुआ रहता है जो गेट पे, उसमें पढ़ना है कि जैसे कि फर्स्ट बार में जो हो गया, फर्स्ट ब्लॉक में मतलब कि 1 वाट का लॉस हो गया, फिर लाइट कट गया तो उसके बाद फिर लाइट आया तो वहाँ पे भी 2 वाट का लॉस हो गया, तो इसको लगातार जोड़ते जाता है, तो इसी को इंडक्शन टाइप जो होता है एनर्जी मीटर उसमें यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप में, तो वही है। आगे देखते हैं क्या है रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलेशन। कैथोड रे ऑसिलेशन का सीआरओ पढ़ना है, सीआरओ में पढ़ना है कि रिकॉर्ड करते रहता है। जैसे एक फिगर इसमें दिखा देते हैं कि यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे इसका स्क्रीन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगाया जाता है, यहाँ पे 2-3 लेंस लगाया जाता है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये होता है, इसके बाद यहाँ पे ऑसिलोस्कोप में एक स्क्रीन लगाया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्राइक कराते हैं, तो यहाँ पे 2-3 होता है ऑप्शन होता है, यहाँ के बाद जो डिस्प्ले करता है मतलब साइनसोइडल है क्या है नहीं है, इसमें सिर्फ पावर का मेजरमेंट नहीं करता है सीआरओ में, इसका याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिखाते रहता है और रिकॉर्ड करते रहता है कितना वोल्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक और है, आगे देखते हैं एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन रिकॉर्डिंग मेथड, ये भी रिकॉर्ड करता है। जैसे एग्जांपल में ईसीजी मेडिकल रिसर्च एंड पेटेंट में यूज किया जाता है। ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो मतलब दिल की धड़कन को मेजर करता है, तो देखे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट दिखाते रहता है, कभी हाई हो गया, ज़्यादा बीपी हो जाता है, लो हो जाता है, तो इसको रिकॉर्ड करते रहता है कि मरीज का जो हेल्थ है, जो कार्डियोग्राफ है किस तरह से काम करे, तो उसको रिकॉर्ड करते रहता है, एक चार्ट में मेजर करके दिखा देता है कि ऐसे ऐसे इसका हेल्थ रहा है, तो ये क्या रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड इंटीग्रेटिंग का मतलब बताएं कि एक बार जो हो गया उसको रिपीट करते जुड़ते जाता है, तो उसको इंटीग्रेटिंग टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप हो गया, इंटीग्रेटिंग टाइप पढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग टाइप में क्या बताए थे कि सिंगल फेज जो एनर्जी मीटर होता है उसमें इंटीग्रेटिंग होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज एनर्जी मीटर। बोले कि 1 वाट का लॉस हो गया तो उसको 1 वाट हो गया, मतलब सेकंड टाइम में हो गया कि लाइन कटने के बाद आया तो दूसरा वाट लॉस है, मतलब कि 2 प्लस, अगर तीसरा हो गया तो 5 हो गया, 5 प्लस, जैसे कि देखिएगा 2 प्लस 3 लॉस हो गया तो 5 वाट तो हो गया, लाइट कट गया,
इसके बाद 5 वाट तो यहाँ हो गया था, लेकिन फिर अगर लाइट तो 10 वाट का, मतलब टोटल 15 वाट इसमें जुड़ते जाता है। इसी तरह से एनर्जी मीटर हमारा काम करता है। आगे देखते हैं कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का। स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि पहला में देखना एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऑफ तो किया हुआ है। एक्यूरेसी क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड आर नोन एज। जो कह रहा है कि क्या होता है क्लोजनेस, जैसे कि मान लीजिए एक रीडिंग पटल दिया गया है, 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इसके बाद आगे 1 वोल्ट हो गया, मान लीजिए आगे चलते चलते 10 वोल्ट आ गया, थोड़ा सा मतलब 0 है, यहाँ पे 1 वोल्ट हो गया और ऐसे ऐसे करके 10 वोल्ट तक मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्लोजनेस, जैसे 1 वोल्ट और 0 वोल्ट का यहाँ ऑप्शन है, इसके बीच में मतलब कि 0.5 मेजर करना है। तो 0.5 एक्सिस मतलब मीडियम में, मतलब क्लोजनेस मतलब 0.5 का मतलब हो गया कि 0.555 या लगभग मतलब क्लोजनेस होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे प्रिसीजन बोला है। प्रिसीजन क्या होता है कि द क्लोजनेस ऑफ द, प्रिसीजन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, प्रिसीजन क्या कह रहा है, द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट ईच अदर, द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बीच में होता है प्रिसीजन होता है। आगे देखते हैं। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला दिया गया है। सेंसिटिविटी क्या होता है, कि सेंसिटिविटी होता है कि स्मॉल चेंज इन आउटपुट बटा स्मॉल चेंज इन इनपुट। सेंसिटिविटी का मतलब यही हो गया कि स्मॉल चेंज इन आउटपुट और स्मॉल चेंज इन इनपुट। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ से साइनसॉइडल वेवफॉर्म दे रहे हैं, साइनसॉइडल वेवफॉर्म दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आउटपुट जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे भी अगर एकदम साइनसॉइडल आ रहा है, तो क्या है सेंसिटिविटी 100% सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी अच्छा है। और यहाँ पे अगर दे रहे हैं, आगे चलते हैं कि जैसे इनपुट यहाँ पे दिए हैं, जितना दे रहे हैं उतना आउटपुट में आ रहा है, तो 100% सेंसिटिविटी हो गया। और जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ 100 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पे एक 98 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 98 वोल्ट जा रहा है, तो क्या हो गया, चेंजिंग आ गया ज़्यादा, तो क्या हो गया, सेंसिटिविटी कम हो गया। सेलेक्टिविटी क्या होता है, 1 बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब कि जैसे चेंज अथी डिफ्लेक्शन बटा इनपुट वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज मीटर यहाँ पे देते हैं सर्किट में, तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, तो यही है 1 बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर वही हो गया, जितना वोल्टेज दिए, जितना टाइम लगा वोल्टेज देने में और जितना रिस्पॉन्स दिया इंडिकेटिंग करने में, तो वही होता है फैक्टर। इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वही होता है कि अगर सेलेक्टिविटी निकालना है तो 1 बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर हो जाएगा। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एक और होता है आर बटा भी, आर अपॉन भी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन एक यहाँ पे दिखाया है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, यहाँ 0 है, इन्फाइनाइट नहीं कहेंगे, अगर यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे इंडिकेटिंग दिया गया है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब कि यहाँ तक चला जाए, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। फुल स्केल लगभग कि 300 डिग्री तक लिया जाता है। एक और इसमें पूछता है कि कितना डिफ्लेक्शन होता है, तो 300 डिग्री तक होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं, सेंसिटिविटी का ही फॉर्मूला है, आगे देखते रहिएगा। सेंसिटिविटी बराबर आर टी फुल, यहाँ वोल्टेज को क्या गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया है, ओम पर वोल्ट दिया गया। ज़्यादातर इतना पूछता नहीं है, ज़्यादा पूछ देगा कि किसको कहते हैं सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी किसको कहते हैं, तो फार्मूला पूछ देता है डायरेक्ट। सेंसिटिविटी भी 1 अपॉन फुल आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, ओम पर वोल्ट हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए भाई, मतलब जब यहाँ से इनपुट दिए और आउटपुट बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे, तो वही होता है सेंसिटिविटी, मतलब अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि इनपुट दिए और 5 मिनट बाद आउटपुट दे रहा है, इनपुट दिए और 5 मिनट बाद आउटपुट दे रहा है, तो सेंसिटिविटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। यहाँ पे दिया है रिपीटिबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी, ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है, बस डिफिनेशन को देख लीजिएगा और थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऐसे हम समझाते हुए चलते हैं। कह रहा है कि रिपीटिबिलिटी, रिपीट करते हुए, जब भी मान लीजिए कि यहाँ डिफ्लेक्शन किया, हमको 5 वोल्ट मेजर करना है, तो फर्स्ट बार भेजे तो 5.0001 वोल्ट किया, फिर अगर दिए तो 5.0002 वोल्ट दिया, तो मतलब रिपीटेड हो गया कि 5 वोल्ट के आसपास दे रहा था। रिपीटिबिलिटी यही हो जाता है। रिप्रोडक्टिबिलिटी, देखिए यहाँ पे रिपीटिबिलिटी क्या कह रहे हैं, रिलेशन ऑफ द पीरियड, द रिलेशन ऑफ द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टेकिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम ले रहा है उसको बोलते हैं रिपीट, जितना टाइम ले रहा है रिपीट करने में, उसी को कहता है रिप्रोडक्टिबिलिटी। कहता है इट इज द डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी रीडिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, यही होता है। ज़्यादा पूछता नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, बस डिफिनेशन को याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। डेट टाइम एंड डेट जोन। डेट टाइम क्या होता है, डेट जोन क्या होता है। डेट टाइम पहले पढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एट द टाइम रिक्वायर्ड बाय मेजरमेंट सिस्टम टू बी रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द मेजरमेंट। डेट टाइम किसको कहेंगे, ये डिफाइन किया जाता है टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम लगता है उसको डिफाइन करता है बाय द मेजरमेंट सिस्टम बीइंग रिस्पॉन्ड टू चेंज द मेजरमेंट को चेंज करने में। जैसे कि यहाँ पे समझाने के लिए दिखाते हैं कि हमारे की रीडिंग 0 है और 10 वोल्ट है,
तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले यहाँ पे दिए हैं तो 1 वोल्ट का मेजरमेंट कर रहा है, और जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट आ गया, तो 5 वोल्ट तक जाने में मतलब जल्दी से रिपीट करके 5 वोल्ट तक चला जाए, तो इसी को बोलते हैं इसी को टाइम चेंजिंग द मेजरमेंट, मेजरमेंट को चेंज करने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं डेड जोन, डेड टाइम बोलते हैं। डेड टाइम मतलब वही कि फर्स्ट में जितना वोल्टेज मेजर कर रहा है और 5 वोल्ट मेजर करना है, तो डेड टाइम क्या है, तुरंत को मेजर करने के लिए 5 वोल्ट मेजर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो इसी को डेड टाइम बोलते हैं। और डेड जोन कहेंगे, डेड जोन क्या कहते हैं, तो यहाँ पे डेड जोन देखेंगे, डेड जोन क्या कह रहा है कि इट इज द डिफाइंड एज द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर विच द इज नो आउटपुट। कह रहा है डेड जोन उसको बोलेंगे क्या, कि जैसे कि यहाँ पे पहला इट इज डिफाइंड एज द रेंज, रेंज को डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये इसका क्या है 10 वोल्ट क्या हो गया, डेड जोन हो गया, डेड जोन हो गया, तो इसी को डेड जोन कहते हैं। आगे बोलते हैं लिनियरिटी, लिनियरिटी क्या होता है, इफ द आउटपुट ऑफ द एनी इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वैल्यू टू इट देन इट इज कॉल्ड द लिनियरिटी। लिनियरिटी यहाँ पे एक और ऑप्शन पढ़े होंगे, वहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे ओम्स लॉ में एक पढ़ना होता है लिनियरिटी। जैसे यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट दिया जाता है, तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, तो ये क्या है लीनियर है। तो इस तरह यहाँ पे बोल रहा है, इसी तरह यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लिनियरिटी उसी को बोले हैं द आउटपुट वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वैल्यू। जैसे ही जितना भी इनपुट में देते हैं उतना आउटपुट रिस्पॉन्स करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी को लिनियरिटी बोलते हैं। लिनियरिटी मतलब यही कहने का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं भी और आई दे रहे हैं, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दे रहा है ये लीनियर सीधा जा रहा है, तो इसको लिनियरिटी बोलते हैं सीधा। और जैसे ही जैसे चेंज हो गया तो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये है करंट है और ये वोल्टेज है, यहाँ पे जो आउटपुट देता है ओम्स लॉ के अनुसार से, तो ये लिनियरिटी का ऑप्शन देखता है। जैसे कि अगर नॉन लीनियर का है, तो जैसे कि यहाँ से दिया ऐसे और चेंज होकर के चला गया, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, और ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो यह लिनियरिटी होता है कि जैसे जितना वोल्टेज दे उतना आउटपुट में भी रिस्पॉन्स करे, तो लीनियर सिस्टम उसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं लिनियरिटी हो गया, आगे क्या बोल रहा है, रेजोल्यूशन एंड रेजुलेशन। रेजुलेशन फोन का देखते होंगे, रेजुलेशन दिखाता है। रेजुलेशन क्या कहता है, स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वैल्यू तो विच द इंस्ट्रूमेंट विल बी रिस्पॉन्ड। रेजुलेशन उसको बोलेंगे कि जितना जो मतलब कि जैसे ही इनपुट दे रहे हैं, ब्राइटनेस को देखें, जैसे फोन का ब्राइटनेस ही होता है 10, यहाँ पे ब्राइटनेस है, रेजुलेशन उसको द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वैल्यू, मेजर वैल्यू में स्मॉलेस्ट चेंज है टू द इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड। the smallest change in the measured value, the smallest change in measured value to which the measurement will be respond, measurement will be respond the measure smallest change in measured value। measured value का मतलब कहें तो यहाँ की measured value मतलब कि मान लिया जाए कि 10 ब्राइटनेस है और वैल्यू तो भी द मेजर विल बी रिस्पॉन्ड, जैसे मेजर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मान ली कि 9 रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये हो गया रेजुलेशन। जैसे कि जो फोन है 10 का ब्राइटनेस दे रहा है, इनपुट दे रहा है, और जो डिस्प्ले पर आ रहा है 9 आ रहा है, तो रेजुलेशन इसी को बोलते हैं। डिवाइड करके निकाल देंगे 0.9% में भी निकाल सकते हैं, रेजुलेशन वही हो गया। मतलब जो इनपुट 10 दे रहा है तो आउटपुट में कितना आ रहा है, तो उसी को रेजुलेशन कहते हैं। बंद नहीं हो रहा है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है कि ड्राफ्ट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिजायर्ड वैल्यू। ड्राफ्ट ये सब ज़्यादा पूछता नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। यहाँ ईरर पढ़ना है, ईरर मेजरमेंट एंड दियर एनालिसिस। रेजोल्यूशन का देखिएगा यहाँ फॉर्मूला दिया गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बटा नो नंबर ऑफ डिवीजन। रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे इसको दिखा दे रहे हैं कि 0 वोल्ट यहाँ है, 10 वोल्ट यहाँ है, तो इसको डिवाइड कितना कम कम कर देंगे, 1 2 3 ऐसे करके 10 बार में डिवाइड कर देंगे, और ये पॉइंटर है, तो क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 10 है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 10 है, तो 10/10 निकाल देंगे, रेजोल्यूशन क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब अच्छा रेजोल्यूशन हो गया। तो यही रेजोल्यूशन होता है। आगे देखते हैं, एज नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ द रेजोल्यूशन इंक्रीज फॉर द सेम टाइप्स। कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि 10 बार में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 10 कर दे रहे हैं तो रेजोल्यूशन 1 आ रहा है। लेकिन अगर कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ 10 बार नहीं है और ज़्यादा बार डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, तो इसी के बारे में ये बता रहा है। आगे देखते हैं स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर क्या कहता है, द डिले बराबर क्या, मेजर्ड वैल्यू। डिले मतलब कि मेजर्ड वैल्यू जो निकालना है उसको बोल रहा है। डिले बराबर एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर क्वांटिटी बोल रहा है। एब्सोल्यूट जो एरर आता है, तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करते हैं तो स्टैटिक एरर निकल जाता है। मेजर वैल्यू वही होता है जो मतलब मेजर करने के बाद जो आया, मेजर वैल्यू उसको बोलेंगे, मतलब मेजर करने के बाद जैसे कि आता है उसको। और ट्रू वैल्यू जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मेजर वैल्यू 10 वोल्ट है और ट्रू वैल्यू जो है ये 10 पॉइंट, जैसे कि मेजर वैल्यू 10.001 वोल्ट आया और ट्रू वैल्यू क्या है कि 10 वोल्ट ही मेजर करना है, 10 वोल्ट मेजर करना है, तो यही हो जाएगा कि मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो क्या होगा, स्टैटिक एरर निकल जाएगा।
मेजर वैल्यू कम या ज़्यादा होगा, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है 10 वोल्ट मेजर करना है तो 10 वोल्ट है, लेकिन उसमें मेजर वैल्यू में कम बेसी हो जाता है तो इसको एरर निकाल देते हैं उसी तरह से। यहाँ पे देखिए दिया गया है AM बराबर मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए ट्रू वैल्यू ट्रू दिया गया, एरर यही एरर निकालने के लिए बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, पेज नंबर दूसरा देखते हैं। बोल रहा है रिलेटिव लिमिटिंग एरर। रिलेटिव लिमिटिंग एरर में वही बोलता है कि मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बटा ट्रू वैल्यू से भागा देते हैं तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर हो जाता है। बस मेजर वैल्यू बोले कि 10.0.5 से बढ़ गया या माइनस 0.5 हो गया, और ट्रू वैल्यू क्या था 10 था, तो यही घटा करके ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव आ जाता है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर आ जाता है। आगे स्टैटिक एरर, स्टैटिक करेक्शन। स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, डेल्सी है स्टैटिक करेक्शन का मान निकलता है, ये है जो ट्रू वैल्यू है एंड एम है जो मेजर वैल्यू है, डेल स्टैटिक एरर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डेल्सी बराबर 80 माइनस ए एम है, 80 माइनस ट्रू वैल्यू और ये एम जो है सो मेजर वैल्यू, इसमें से घटा करके जो निकालते हैं स्टैटिक एरर होता है। इस पर ज़्यादा नहीं टाइम दीजिएगा क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि ज़्यादा है, बस एक आध को पूछ देता है कहीं कहीं डिफिनेशन की क्या होगा। तो नॉन लीनियरिटी क्या होता है, नॉन लीनियरिटी वही बोलते हैं मैक्सिमम डिवीजन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द आइडियल स्ट्रेंथ बाय डिवीजन ऑफ द। ज़्यादा पूछता नहीं, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, इसको पढ़ने के लिए बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, तो बस रिवीजन के लिए चल रहा है तो रिवीजन ही बताने लगेंगे तो एक ही में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो हो नहीं पाएगा। एरर एट डिजायर वैल्यू, एरर एट डिजायर वैल्यू ईयर बराबर क्या होगा फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू कहने का मतलब कि फुल स्केल वैल्यू 10 वोल्ट है तो फुल स्केल वैल्यू ये हो गया, और क्या कह रहा है फुल स्केल वैल्यू गुना एरर एट फुल स्केल। फुल स्केल पर एरर कितना आ रहा है, ये तो ट्रू वैल्यू हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया, लेकिन एरर कितना आ रहा है मतलब कि 9.09 वोल्ट आ रहा है, तो ट्रू एरर आ रहा है ना, यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा, लगभग 0.01 का आसपास में एरर आ रहा है, तो ये एरर हो जाएगा बटा डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू कितना है हमको, तो देखिए यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू तो 10 है और मेजर वैल्यू जो आया है 9.09 आया है, तो एरर यहाँ पे निकल जाएगा, कहाँ पे है क्या बता रहे थे, फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, एरर एट फुल स्केल पर 0.01 एरर आ रहा है। अब डिजायर्ड वैल्यू क्या है, हमको मतलब 10 वोल्ट में जनरेट करना है, तो क्या होगा एरर एट डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू मतलब 10 वोल्ट पर हमको निकालना है एरर कितना होगा, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ द रिलेटिव लिमिटिंग एरर। कम्बिनेशन में रिलेटिव लिमिटिंग एरर भी निकलता है कम्बिनेशन में, तो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटी क्या करता है, सम या डिफरेंस कर देते हैं, जो एक्स है रिजल्टेंट है x1 x2 x3, या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं इसको निकालने के लिए। कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ विथ लिमिटिंग एरर, कम्बिनेशन के लिए तो यही फार्मूला है, बस ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं रिलेटिव लिमिटिंग एरर का यही फार्मूला है, ऊपर वाला ही किया है डिस्क्राइब। कंपोजिट फैक्टर निकालने के लिए है। रिलेटिव लिमिटिंग एरर बहुत सारा रिलेटिव लिमिटिंग के बारे में बता दिया गया है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया। अर्थमेटिक मीन वैल्यू निकालने के लिए तो जानते ही हैं, टोटल नंबर ऑफ ऐड कर देते हैं, बाकी उससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऐड कर देते हैं उसके बाद डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल जाता है, तो जानते ही होंगे। आगे देखते हैं क्या है, मेन मेजरमेंट पढ़ना है आगे जिसमें मज़ा आएगा बताने में, इसलिए आगे निकलते हैं। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ एरर के बारे में डेविएशन बता रहा है, डेविएशन कैसे निकलेगा। डेविएशन मतलब एक्स और एक्स डैश दिया गया, एक्स क्या है एक्स डैश मतलब मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग, और एक्स एन ये रीडिंग ऑफ द एन वैल्यू। एन वैल्यू पर रीडिंग क्या है, एन वैल्यू पर रीडिंग क्या है, एन वैल्यू मतलब 50वां पर रीडिंग क्या है वो वाला मान, और माइनस मीन क्या आ रहा है, मीन मतलब कि 75 को मान है, 50वां वैल्यू निकालना है तो 50वां वैल्यू का मान निकाल देंगे और इसका मीन निकाल देंगे, 75/75 टोटल जोड़ कर डिवाइड करके मीन यहाँ पे पुट कर देंगे और इनका डिफरेंस का डिफिएशन निकल जाता है। क्या बताया कि पहले जितना नंबर का निकालना है उसको लिखेंगे और बकटा माइनस मीन कर देंगे तो डेविएशन निकल जाएगा। एवरेज डेविएशन क्या होता है, एवरेज डेविएशन मतलब वही होता है कि मीन और एवरेज डेविएशन, इसे क्या बोलते हैं कि डेविएशन क्या है, समेशन ऑफ डेविएशन बटा एन से डिवाइड कर देंगे, समेशन ऑफ ऑल समेशन डेविएशन का जो समेशन होगा बटा एन से डिवाइड कर देंगे, तो यही हो जाएगा। ज़्यादा फोकस नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 20 होता है, फॉर एन ग्रेटर देन 20 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर कर देंगे। डेविएशन यहाँ से निकालना जान ही गए हैं, डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, टोटल डेविएशन का जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे बटा एन और रूट कर देते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। बस छोटा सा बस पूछ देता है कहीं कहीं कि जैसे ये पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे सूचित किया जाता है, तो इस तरह से सूचित किया जाता है, बस इतना ही पूछता है, ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कीजिएगा। वेरिएशन पढ़ना, वेरिएशन क्या होता है कि वेरिएशन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, तो वेरिएशन उसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ऊपर बताए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे एरर के बारे में पढ़ना, एरर है टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितना प्रकार का होता है, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है 3 तरह से होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो ज़्यादा जो पूछता है सिस्टमेटिक एरर के बारे में पढ़ना। सिस्टमेटिक एरर कहने का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है उसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इन्वायरमेंटल एरर हो गया और ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गया तो इंस्ट्रूमेंट का गड़बड़ी हो गया तो एरर हो गया। इन्वायरमेंटल एरर का मतलब कहने का मतलब कि जैसे हवा
बाहरी इन्वायरमेंट का असर पड़ता है उसको इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट को हमको देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, जो थोड़ा सा एरर 5.5 वोल्ट लगभग मेजर हम कर ले रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर, जो दिखने में हमको प्रॉब्लम होता है वो ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। आगे देखते हैं क्या है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ गया है और बहुत भिविया यहीं पे होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जितना भी पढ़ना है हमको इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीएमएमसी हो गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, जितना भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो एनालॉग में होता है, जो मतलब देखना देखना पड़ता है हम लोग को, देख करके ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालॉग में पढ़ते हैं। तो एनालॉग में क्या क्या पढ़ना है? एनालॉग मीटर में, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग जो मतलब इंडिकेट करता है, जैसे कि कोई एनालॉग है, यहाँ 0 वोल्ट है, जिसमें कांटा लगा हुआ है, तो इंडिकेट करता है कि 1 वोल्ट मेजर कर रहा है, यहाँ 2 वोल्ट मेजर कर रहा है, इस तरह से इंडिकेट करता है, उसको इंडिकेटिंग कहते हैं। इंडिकेटिंग में कितना तरह का होता है मेजरमेंट? तो वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, वाट मीटर होता है, 3 तरह का मेजरमेंट इंडिकेटिंग में होता है। वाट मीटर भी, वाट मीटर इस तरह से होता है, करंट कॉइल होता है, एक प्रेशर कॉइल होता है, और ये मेजरमेंट करता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं। वाट मीटर पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर 3 तरह का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जो रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्ड करता है उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें होता है सीआरओ पढ़ना था हम लोग को। सीआरओ में क्या होता है? एक्सवाई प्लॉटर होता है, गैल्वेलोमीटर रिकॉर्डर होता है, और पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर होता है। 3 तरह का रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड करने का मतलब कि जो मेजरमेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करके रख ले, जमा कर ले। जैसे CRT, ECG पढ़ना था ना, ECG में क्या होता है कि दिल के धड़कन को पढ़ते रहता है और रिकॉर्ड करते रहता है, तो रिकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से 3 होता है, एक्सवाई प्लॉटर, गैल्वेलोमीटर रिकॉर्डर और पोटेंशियोमीटर, 3 तरह का रिकॉर्डर होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में बताया था, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में लगातार जोड़ते रहता है, ब्लॉक बाई ब्लॉक। फर्स्ट बार 1 वाट का लॉस हो गया, फिर कट गया लाइन, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, 2 वाट का लॉस हो गया, लाइन आ जाता है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 वाट हो गया, यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे आगे जुड़ते जाता है, तो इंटीग्रेटिंग हो जाता है। इंटीग्रेटिंग कितना तरह का होता है? तो एनर्जी मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, एम्पियर आवर मीटर होता है। तो एनर्जी मीटर तो बताए थे सिंगल फेज और 3 फेज होता है। स्पीडोमीटर वो होता है जैसे कि जो गाड़ी में, जैसे कि बाइक में दिखाया जाता है, रिकॉर्ड करते रहता है कितना स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीडोमीटर वही लगा हुआ था। और एम्पियर आवर मीटर जो बैटरी को डिस्चार्जिंग को, बैटरी के डिस्चार्जिंग को दिखाते रहता है, कितना वोल्ट अभी है, कितना वोल्ट मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, रिकॉर्ड करते रहता है कितना वोल्ट तक अभी उसमें है अभी वोल्टेज, तो उसको रिकॉर्ड करते रहता है, जो डीसी पर हमेशा वर्क करता है एम्पियर आवर बैटरी में। नल टाइप, नल डेडिकेटर, नल डेडिकेटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर और एसी ब्रिज होता है। इसी तरह का एनालॉग में आता है। एनालॉग में जो पढ़ना था हम लोग को, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और नल टाइप, 4 तरह का पढ़ना था, तो हम लोग पढ़नी। आगे देखते हैं क्या है आगे। ये भी खत्म हो गया, दूसरा पेज, तीसरा पेज को देखते हैं। आजा आजा, फिगर ही नहीं आ रहा है। 2 पेज खत्म हो गया, तीसरा पेज में चलते हैं। यहाँ पे VVI, बहुत VVI इसमें है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा और क्रॉप करते हैं इसको। देखिए यहाँ जो दिया गया है, ऑपरेशनल प्रिंसिपल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल पर जो जो वर्क करता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। यहाँ पहला नंबर में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो पढ़े हम लोग, क्या होता है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और डिफ्लेक्शन टाइप, जितना पढ़े अभी पीछे उतना का सारा का ऑपरेशन पढ़ना, ऑपरेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ PMMC पढ़ना था। PMMC क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। PMMC क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। स्प्रिंग कंट्रोल, कंट्रोल जो देखिए, ये वाला को समझा देंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे इस तरह से होता है, ये 0 वोल्ट दिखाता है, ये मान लीजिए 10 वोल्ट तक मेजर करता है। यहाँ पे पॉइंटर लगा करके यहाँ पे मेजर करता है। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6, 7, इसी तरह से 10 तक जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ गए तो सारा ये प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। देखिए तो पहले प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो PMMC पढ़ना है हम लोग को। PMMC थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। यहाँ पे रिव्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पे PMMC में परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगा देते हैं, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे एक कॉइल लगा देते हैं, कॉइल लगा देते हैं और इससे करंट फॉलो कराते हैं हम लोग, वोल्टेज देते हैं। और इसी में एक बार मैग्नेट रहता है और इससे पॉइंटर लगा देते हैं, जो ये पॉइंटर है, समझ गए? तो इसी को समझते रहिएगा, साइड में कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? वोल्टेज यहाँ पे देते रहते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे यहाँ से निकल रहा है ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जाता है। थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक कैसे करेगा, यहाँ से ऐसे लिंक करेगा, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में है। और यहाँ पे जैसे ही वोल्ट देंगे तो इसमें करंट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, तो क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो यहीं पे कह रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। तो ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब यही हो गया ना कि जैसे ही यहाँ से पॉइंटर इधर की ओर बढ़ता है तो किस जगह पर जाकर रुकना है, इस पे कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रिंग कंट्रोल इसमें लगा देते हैं, एक स्प्रिंग लगा देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं और इस पे कनेक्ट करके यहाँ पे जोड़ा रहता है। जैसे ही यहाँ पे करंट जाता है, डिफ्लेक्ट इधर की ओर जाता है, तो क्या जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना पर जाकर रुकेगा। तो कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रिंग लगा देते हैं कि ज़्यादा आगे नहीं जाए
और कंट्रोल करने के लिए हो गया। और आगे क्या है, डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग यही डिफ्लेक्शन हो गया। जैसे यहाँ से वोल्टेज दिए, इसमें करंट जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, जैसे इसको रिप्लाई करेगा, रिएक्शन होगा, मैग्नेटिक रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल जो करंट का क्या होगा, करंट पर फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है करंट पर डिपेंड करता है, तो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाए। जैसे ही करंट देंगे तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे होगा ना, तो जितना वोल्टेज देंगे या जितना करंट देंगे वो डिफ्लेक्ट करेगा। डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से जैसे ही इमीटर आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर कितना पर जाकर रुकना है वो भी नहीं पता है। एक स्प्रिंग इधर भी लगा देते हैं पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही डिफ्लेक्ट किया और कुछ नहीं लगा हुआ है तो जाकर के कहीं भी रुक सकता है। तो इसके लिए कंट्रोलिंग लगाती है, कंट्रोलिंग के बाद डैम्पिंग लगाते हैं। जैसे ही ये इंडिकेट इधर जा रहा है तो जा करके मतलब कि 4 पर रुकना है, इसको 4 पर रुकना है तो 4.5 पर रुक जाएगा या 4.6 पर रुक जाएगा। तो 4 पॉइंट लगभग 4 के पास ही रुकने के लिए एक डैम्पिंग का लगाते हैं। डैम्पिंग कहने का मतलब कि पॉइंटर को स्थिर करने के लिए, पॉइंटर जो ऐसे कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो इसको स्थिर करने के लिए एक डैम्पिंग लगाते हैं। डैम्पिंग हो गया। फिर पेपर पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या होता है कि जैसे पीएमएमसी हो गया, मूविंग आयरन हो गया, तो पीएमएमसी जो होता है डीसी पर वर्क करता है, तो डीसी हो जाएगा। मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है, तो एसी डीसी दोनों हो जाता है। तो ये हो गया कि ये ऑपरेशन देख लिए हम लोग, ऑपरेशन देख लिए, प्रिंसिपल देख लिया। कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग मतलब कि जितना वोल्ट पर जाकर रुकना है वो कंट्रोल करता है। डिफ्लेक्शन मतलब कितना स्पीड से डिफ्लेक्ट करता है, जितना वोल्ट ज्यादा होगा उतना स्पीड से डिफ्लेक्ट करेगा। उसको डैम्पिंग, डैम्पिंग करने का मतलब थोड़ा सा जैसे 4 पर जाकर के थोड़ा आगे पीछे हिलते रहेगा, क्योंकि साइनसॉइडल होता है, साइनसॉइडल होता है। जैसे ही साइनसॉइडल होता है तो ये कंपन करते रहते हैं, तो इसको स्थिर करने के लिए डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग के बाद पावर सप्लाई देते हैं, और यहाँ पे यूज कहाँ करते हैं तो यूज को देखना है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं, पूरी तरह से समझ लिए हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि पीएमएमसी के बारे में पढ़ना। तो पीएमएमसी क्या होता है कि पीएमएमसी मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है, बताया था। स्प्रिंग कंट्रोल लगा हुआ रहता है। थीटा जो होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो थीटा होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे फिगर बनाए थे, फिगर एक रखना होगा तभी समझ में अच्छे से आएगा। फिगर बना देते हैं। देखिए ये है, ये मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया, यहाँ 5 वोल्ट हो गया। तो इसको 5 बार में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे पॉइंटर लगा दिए ये इस तरह से। अब इसको छोटा कर देते हैं और देखते रहेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें थीटा जितना जितना करंट जाएगा उतना थीटा से डिफ्लेक्ट होगा, ये हो जाएगा। और पीएमएमसी होता है सो डीसी पर होता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा दिए, और ये वोल्ट मीटर एमीटर मतलब बनता है। इससे क्या होता है, पीएमएमसी क्या वोल्ट मीटर और एमीटर बनता है जो डीसी को मेजर करता है। यहाँ क्या है, ईएमएमसी, ईडीएम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। ईएमएमडी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर डिफेक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब जब भी जो कॉइल है इसमें सर्किट को क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट जनरेट होता है, मतलब कि यहाँ फ्लक्स जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करता है। यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल इसमें भी लगाते हैं। थीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। जो थीटा जो डिफ्लेक्ट करेगा आई स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर कहने का मतलब हो गया थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब कि यहाँ जो सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पे एक कॉइल बताया था कि कॉइल होता है, यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, मतलब वोल्टेज आई यहाँ पे जा रहा है तो आई स्क्वायर जाएगा, तब थीटा के अनुसार से मतलब कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो यही कहने का मतलब था। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में, जहाँ कुछ समझने में दिक्कत होगा, तो आप कमेंट में बताइएगा। आगे वाला जो रिवीजन होगा वहाँ पे आपका क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे और सोल्यूशन कर देंगे और समझा देंगे, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है, एसी डीसी दोनों पर काम करता है। ये वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी मीटर, इस सब में मेजर करता है। ईडीएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। मूविंग आयरन, मूविंग आयरन में बहुत पूछता है, मूविंग आयरन मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही वर्क करेगा, क्योंकि तो इसमें कंट्रोलिंग जो होता है ग्रेविटी कंट्रोल होता है। ग्रेविटी कंट्रोल का मतलब एक इस तरह का लगाया हुआ रहता है, इस पर पॉइंटर लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा तो इसमें डिफ्लेक्ट मतलब जहाँ रुकना है वहाँ जाकर खुद ही रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे भार लगा हुआ है। ये इस तरह से मेजर इधर करेगा तो क्या है कि तो इस तरह से नहीं, तो देखिए एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, और यहाँ पे पॉइंटर लगा देते हैं। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन करेगा, जितना डिफ्लेक्ट करना है वहाँ जाकर रुक जाएगा और बैलेंस भी कर लेगा अपने आप। तो ग्रेविटी एम के कारण होता है, एम ये भार लगा देते हैं 2 यहाँ पे, तो ये कंट्रोल डैम्पिंग करता है। और ये भी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, एयर का डैम्पिंग मतलब इसमें जो ग्रेविटी कंट्रोल बता रहे हैं इसमें एयर भर दिया जाता है, जैसे कि ये बता रहे हैं ना, इसमें एयर भर देते हैं। एयर के फ्रिक्शन की वजह से ये डैम्पिंग अपने आप रुक जाता है। और ये जो वर्क करता है एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है, एमीटर वोल्ट मीटर पर दोनों बनता है इससे। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, भी इलेक्ट्रो इफेक्ट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कहने का मतलब कैपेसिटर सीधा लाइन प्लस माइनस चार्ज हो जाता है। जब इसमें सप्लाई देते हैं तो चार्ज अपना अपना स्टोर हो जाता है, जैसे ही इसको शॉर्ट करते हैं तो चार्ज खत्म हो जाता है, प्लस माइनस डिस्ट्रॉयड हो जाता है और चार्ज खत्म हो। जैसे इसमें प्लस माइनस देंगे और प्लस इधर माइनस इधर स्टोर, तो कैपेसिटर इसी तरह से बन जाता है। ये क्या है, कैपेसिटर बन जाता है। तो इलेक्ट्रो यही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें होता है। स्प्रिंग कंट्रोल करते हैं, इसमें भी स्प्रिंग लगा देते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है थीटा डायग्राम वोल्टेज पर वर्क करता है। जो स्टैटिक होता है वोल्टेज पर वर्क करता है।
और फ्लूइड फ्री फ्रिक्शन डैम्पिंग का कहने का मतलब जैसे यहाँ इंडिकेटर है और ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ 0 से 5 तक रीडिंग है और यहाँ तो इसमें क्या है फ्लूइड भर देते हैं। फ्लूइड मतलब कुछ बहने वाला पानी गाढ़ा चीज़ जैसे ही ये इधर इधर हिलेगा तो ये फ्रिक्शन के कारण जो होता है डैम्पिंग गाढ़ा रहता है तो हिलता नहीं है और एक जगह रुक जाता है। तो ये क्या हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है। इधर रेक्टिफायर में मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही वर्क करेगा। स्पिन कंट्रोलिंग होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। डैम्पिंग जो होता है एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग का मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ कॉइल होता है इस तरह से पॉइंटर इसमें कनेक्ट होता है तो एक और कॉइल लगा करके इसके अपोजिट में एडी करंट डैम्पिंग अलग से हम बता देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाए। एडी करंट डैम्पिंग बहुत अच्छे से समझना है तो वही है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर टाइप में होता है, एडी करंट डैम्पिंग होता है, एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है। एमीटर वोल्ट मीटर इससे बनाया जाता है। इंडक्शन टाइप में हो गया इंडक्शन इफेक्ट पर। इंडक्शन इफेक्ट तो जानते ही हैं कि जैसे एक कॉइल में वोल्टेज देते हैं और इसके पैरेलल में एक और कॉइल लगा देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो इसमें क्या होता है वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर इंडक्शन पर काम करता है तो यही है। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट हो गया। स्पिन कंट्रोल इसमें भी होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर एम एस होता है। आर एम एस समझते ही हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या है वी एम है। यहाँ पे अगर लाइन खींच देते तो भी आर एम एस हो गया, इसके नीचे एक और खींच देते थे भी एवरेज हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, आर एम एस थोड़ा सा कम होता है और एवरेज मतलब डीसी सबसे कम होता है। यही होता है यहाँ पे आर एम एस आई स्क्वायर। आर एम एस का होता है एडी करंट डैम्पिंग होता है, एसी पर वर्क करता है। या क्या है एनर्जी मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर को बनाया जाता है इस इंडक्शन टाइप से। आगे देखते हैं हॉट वायर। हॉट वायर जो होता है हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। स्पिन कंट्रोल लगाया जाता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ईडी करंट डैम्पिंग इसमें भी होता है, एसी डीसी दोनों पर काम करता है। वोल्ट मीटर एमीटर बनाया जाता है इसे हॉट वायर से। ये ज़्यादा पूछता है, एसी डीसी पर दोनों पर काम करता है। थर्मोकपल जो होता है सीबैक इफेक्ट पर काम करता है। सीबैक इफेक्ट पढ़ना है। स्पिन कंट्रोल इसमें लगाया जाता है कंट्रोलिंग के लिए। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ईडी करंट डैम्पिंग होता है, एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है और वोल्ट मीटर एमीटर बनाया जाता है। तो दोस्तों देखें कि यहाँ पर हम लोग इतना खत्म किए हैं 3 पेज जो कैप्सूल का होता है और आगे भी बनाएंगे और ख़त्म करेंगे। 1 घंटे का वीडियो होगा, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो देखते नहीं है स्टूडेंट। आगे से लाइव करेंगे जो कि आप लगातार देखते रहिए, जिनका जहाँ से दिखने का मन होगा वहाँ। लगभग 1 घंटा का वीडियो हो गया है, आगे फिर देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेकर के आगे बनाते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी लाइव आएँ या तो वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।